हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर हिंदी साहित्य में। आइए आज हम पढ़ते हैं आदिकाल अर्थात वीर गाथा काल के अंतर्गत आने वाली रचना पृथ्वीराज रासो के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचना चंदवरदाई ने की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंदवरदाई को हिंदी का पहला कवि माना है तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना है। ये महत्वपूर्ण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है, चंदवरदाई को हिंदी का पहला कवि माना है तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना है। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग माने अध्याय हैं एवं इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मतलब पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है, याद रखना ये टोटल 69 सर्ग हैं इसमें और 68 छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। यह काव्य विभिन्न पांडुलिपियों अलवर, उदयपुर, बीकानेर आदि में उपलब्ध है, जिसमें सर्गों की संख्या और सामग्री में भिन्नता है। काव्य ब्रजभाषा और डिंगल के मिश्रण में लिखा गया है, जिसमें दोहा, चौपाई, तोमर आदि छंदों का उपयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो में चालुक्य चौहान वंश के महान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन और उनके पराक्रम पर केंद्रित है। यहाँ याद रखना, जो पृथ्वीराज नाम के भारत में काफ़ी राजा हुए, लेकिन ये जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया है यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय की कथा है और यह जो है चालुक्य माने चौहान वंश से संबंधित थे। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूर देवी था। काव्य में पृथ्वीराज को एक वीर, कुशल धनुस्तर और धर्मनिष्ठ शासक के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ ये याद रखना, पृथ्वीराज के पिता का नाम जो है सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूर देवी था। नेक्स्ट है पृथ्वीराज का बचपन प्रशिक्षण। काव्य में उनके बचपन की वीरता, शिक्षा, युद्ध कला में निपुणता का वर्णन है। वे धनुर्विद्या में असाधारण थे और शब्द भेदी बाण माने आवाज सुनकर लक्ष्य भेदने की कला में माहिर थे। यहाँ एक याद रखने का पॉइंट है कि जो पृथ्वीराज थे यह आँखों पे पट्टी बांध करके और शब्द भेदी बाण माने आवाज सुनकर लक्ष्य को भेद देने की कला में बहुत निपुण थे, बहुत माहिर थे। तो ये इसको अपन को याद रखना है। आगे है पृथ्वीराज ने युवावस्था में दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला। काव्य में उनके कई युद्धों और विजयों का वर्णन है जो वीर रस को उजागर करते हैं। जो पृथ्वीराज चौहान जो हैं, याद रखना इनका राज्य अजमेर से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ था। पृथ्वीराज ने कई पड़ोसी राज्यों जैसे गुजरात के सोलंकी, चंदेल, अन्य राजपूत राजवंशों के साथ युद्ध लड़े। काव्य में इन युद्धों को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णित किया गया है, जो राजपूत शौर्य की परंपरा को दर्शाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी काव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज के युद्ध को समर्पित है। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया और उसे बंदी बनाया, लेकिन क्षमादान देकर छोड़ दिया। यह घटना पृथ्वीराज की उदारता और राजपूत नीति को दर्शाती है। साथियों, एक बात हम यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 युद्ध हुए और ये दोनों युद्ध तराइन के मैदान में हुए। इसमें पहला युद्ध 1191 और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया था और क्षमा याचना मांगने पर जो है इन्होंने इनको क्षमा दान दे दिया। यह पृथ्वीराज की उदारता को यह घटना दर्शाती है। और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, चलिए आगे पढ़ ही लेते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को परास्त किया। काव्य में इस युद्ध के दुखद और नाटकीय रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें पृथ्वीराज की हार और उसके बलिदान का वर्णन है। कुछ संस्करणों में कहा गया है
कि पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ भी हम एक बात बता दें, जो उत्तरायण का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें जो है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। इतिहासकार ऐसा ही मानते हैं, लेकिन जो कवि चंद्रबरदाई हैं इन्होंने ऐसा नहीं माना है। ये घटना आगे इन्होंने क्या माना है ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो वीर रस की रचना है, जबकि इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग भी किया गया है। ये महत्वपूर्ण कोटेशन है कि पृथ्वीराज रासो जो है वीर रस की रचना है। याद रखना, आदिकालीन जो रासो काव्य है पूरा वीर रस में रचा गया है, लेकिन इसमें कहीं कहीं श्रृंगार रस का भी प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य का मुख्य छंद कवित्व छंद है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य का जो मुख्य छंद है वह कवित्व छंद है, और चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। तो यहाँ दो प्रश्न आप याद रखेंगे कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य का मुख्य छंद कवित्व छंद है, जबकि महाकवि चंद्रबरदाई हैं उनका मुख्य छंद जो है छप्पय छंद का विशेषज्ञ उनको माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया है, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों के उपरांत कवि चंद्रबरदाई भी वहीं गए। जाते समय की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, पुस्तक जलहड़ हत दे चली गजन रपकाज। माने पुस्तक को अपने पुत्र जलहड़ के हाथ में दे करके और चंद्रबरदाई कवि गजनी चले गए। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पृथ्वीराज रासो अधूरा महाकाव्य है, और इस अधूरे महाकाव्य को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहड़ ने पूरा किया, जो इस लाइन से स्पष्ट हो रहा है कि पुस्तक जलहड़ हत दे चली गजन रपकाज। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। इस कथा के शुरुआत में दिखाया गया है कि अलग अलग राजपूत और सामंत में किस प्रकार शत्रुता और मतभेद कायम है। पृथ्वीराज सोमेश्वर का पुत्र था और उनकी मां तोमर राजा अनंगपाल की बेटी थी। ये हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। आप देखिए, पृथ्वीराज जो है सोमेश्वर के पुत्र थे और उनकी जो मां थी वह तोमर वंश के राजा अनंगपाल की बेटी थी, और इन्हीं अनंगपाल की जो दूसरी बेटी का जो विवाह है वह कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ था, और जयचंद इन्हीं का पुत्र था। मतलब जो है, जो तोमर राजा थे अनंगपाल, इनकी दूसरी बेटी थी, उनका विवाह कन्नौज में विजयपाल से हुआ, और ये विजयपाल के ही पुत्र कौन थे, जयचंद। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जयचंद और पृथ्वीराज रासो में लगातार पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में लगातार संघर्ष जीवन पर्यंत चलता रहता है। बाबू गुलाब राय ने पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। ये सभी महत्वपूर्ण कथन है। बाबू गुलाब राय ने पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। श्याम सुंदर दास और उदयनाथ तिवारी ने इसे विशालकाय महाकाव्य कहा है। माने श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने इसे जो है विशालकाय महाकाव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहकर पुकारा है। याद रखना, डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहकर पुकारा है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर बुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, काफ़ी बार पूछा गया है कि डॉक्टर बुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक की जो रचना है पृथ्वीराज विजय, इसके आधार पर 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य
दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य या दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशलदेव रासो को स्वीकार किया है। याद रखना, वीर काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ विशलदेव रासो को स्वीकार किया है। कुछ विद्वान डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को 12वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, जबकि अन्य डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल इसे बाद की रचना मानते हैं। बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इनका कथन है कि पृथ्वीराज रासो राजपूत युग की वीरता और प्रेम का जीवंत दस्तावेज है, जो ऐतिहासिकता से अधिक सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व रखता है। ये कोटेशन आप याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कि पृथ्वीराज रासो राजपूत युग की वीरता और प्रेम का जीवंत दस्तावेज है। नेक्स्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को एक साहित्यिक कृति के रूप में महत्व दिया, जिसमें राजपूत शौर्य और प्रेम रस का सुंदर समन्वय है। उनके अनुसार काव्य में संयोगता की प्रेम कथा और तराइन की युद्ध जैसे प्रसंग साहित्यिक अतिशोक्ति के साथ प्रस्तुत किए गए हैं, जो इसे ऐतिहासिक से अधिक सांस्कृतिक ग्रंथ बनाते हैं। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि रासों में अतिशोक्तिपूर्ण और काव्यात्मकता है, लेकिन यह मध्यकालीन भारत की मानसिकता को समझने का सशक्त माध्यम है। ये महत्वपूर्ण कथन है कि रासों में अतिशोक्ति और काव्यात्मकता है, लेकिन यह मध्यकालीन भारत की मानसिकता को समझने का सशक्त माध्यम है। रासों के सर्गों में वीरस की प्रधानता और काव्यात्मकता इसे हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान प्रदान करती है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि रासो की ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर संदेह जताया, लेकिन इसके साहित्य मूल को स्वीकार किया। मतलब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर क्या है, संदेह जताया, लेकिन इसके साहित्यिक मूल्य को स्वीकार किया। इन्होंने इसे वीर रस प्रधान रासो परंपरा का प्रथम और महत्वपूर्ण उदाहरण माना है, जो राजपूतों के शौर्य और स्वाभिमान को दर्शाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र। इनका कथन है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य में रासो परंपरा का आधार स्तंभ है। इसमें वीरता और प्रेम का जो मिश्रण है, वह इसे लोक और साहित्य के बीच एक सेतु बनाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन डॉक्टर नगेंद्र का है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य में रासो परंपरा का आधार स्तंभ है। इसमें वीरता और प्रेम का जो मिश्रण है, वह इसे लोक और साहित्य के बीच एक सेतु बनाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने रासो को लोक कथा और साहित्यिक शिल्प के समन्वय के रूप में देखा। इन्होंने संयोगता, अपहरण और तराइन युद्ध जैसे प्रसंगों को काव्य की लोकप्रियता का कारण माना है। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त का कथन, पृथ्वीराज रासो में राजपूत संस्कृति और वीरता का आदर्श चित्रण है। यह काव्य ऐतिहासिक सत्य से अधिक साहित्यिक सत्य को प्रस्तुत करता है, जो मध्यकालीन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को दर्शाता है। इन्होंने इसे इसके छंदों और शैली को हिंदी साहित्य की प्रारंभिक परंपरा का हिस्सा माना है। ये महत्वपूर्ण कथन है डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त का कि पृथ्वीराज रासो में राजपूत संस्कृति और वीरता का आदर्श चित्रण है। यह काव्य ऐतिहासिक सत्य से अधिक साहित्यिक सत्य को प्रस्तुत करता है, जो मध्यकालीन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को दर्शाता है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो जॉर्ज गियर्सन लिखते हैं कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण काव्य है।
जो ब्रज भाषा और डिंगल के मिश्रण के साथ राजपूत शौर्य और प्रेम की गाथा को प्रस्तुत करता है। यह भारतीय और राजपूत संस्कृति का अनूठा दस्तावेज है। आगे यह लिखते हैं कि एक गियर्सन एक पाश्चात्य विद्वान ने रासों को हिंदी साहित्य की प्रारंभिक रचना के रूप में देखा और इसके भाषाई और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया। इन्होंने इसे मध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक माना है। विश्वनाथ प्रसाद की हम बात करें, इनका कथन है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य में वीर रस की स्थापना करने वाला महाकाव्य है। इसकी अतिशोक्तियाँ और काव्यात्मकता इसे ऐतिहासिक ग्रंथ से अधिक एक साहित्यिक कृति बनाती हैं। याद रखना, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य में वीर रस की स्थापना करने वाला पहला काव्य है। इसकी अतिशोक्तियाँ और काव्यात्मकता इसे ऐतिहासिक ग्रंथ से अधिक एक साहित्यिक कृति बनाती हैं। यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद का। आगे है लिखते हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने काव्य की वीरस प्रधान शैली और इसके साहित्यिक महत्व को रेखांकित किया। इन्होंने इसे रासो परंपरा का आधार माना, जो बाद के काव्यों को प्रेरित करता है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त तराइन युद्ध और शब्दभेदी बाण सर्ग काव्य की अतिशोक्तिपूर्ण शैली को दर्शाते हैं, जो इसे ऐतिहासिक से अधिक साहित्यिक बनाते हैं। यह कथन माता प्रसाद गुप्त का है। अब हम देख लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की प्रामाणिकता के बारे में हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करें इसको प्रामाणिक किसने माना है, तो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाट। इन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। अब हम बात करें अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों की। इसमें सबसे बड़ा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, श्यामल दास, हीराचंद ओझा और बुहलर। और अब हम बात करें इसको अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों की, तो इसमें मुनिजन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। तो इन विद्वानों ने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के। अब हम कैमास बध की बात करेंगे। तो कैमास बध चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान द्वारा अपने मंत्री कैमास का वध करने की कहानी है। कैमास का वध पृथ्वीराज के मानसिक और भावनात्मक संघर्षों के साथ साथ उनके न्याय और कर्तव्य की भावना को भी दर्शाता है। कैमास पृथ्वीराज का एक मंत्री है, जिसे पृथ्वीराज ने अपने ब्रह और अपमान से आहत होकर अपने ही राज्य में आखेट के लिए भेज दिया था। कैमास पृथ्वीराज की अनुपस्थिति में राज्य के प्रशासन में गड़बड़ियां करता है, जिससे पृथ्वीराज को गुस्सा आ जाता है और पृथ्वीराज कैमास का वध कर देते हैं। कैमास की स्त्री अपने पति वध से दुखी होकर उनके शव के साथ चिता पर चढ़ जाती हैं और आत्मदाह कर लेती हैं। इस प्रकार यहाँ अपन देख सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो में जो है सती प्रथा का भी उल्लेख है। आगे हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो के नायक और नायिका के बारे में, संयोक्ता के बारे में। तो पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज चौहान और नायिका पृथ्वीराज की पत्नी संयोक्ता है। संयोक्ता कन्नौज की राजा जयचंद की बेटी थी। संयोक्ता स्वयंवर पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग है, जिसमें बताया गया है कि कैसे पृथ्वीराज ने संयोक्ता का अपहरण कर लिया। संयोक्ता ने पृथ्वीराज के साथ गंधर्व विवाह किया। तो यहाँ आप याद रखेंगे कि जो पृथ्वीराज की पत्नी है संयोक्ता, यह कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री हैं। तो जो है अपन आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार संयोक्ता ने पृथ्वीराज के साथ गंधर्व विवाह किया। संयोक्ता को तिलोत्तमा, कांतिमती,
संयुक्ता इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। संयुक्ता को जो है तिलोत्तमा, कांतिमती, संयुक्ता इन नामों से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो काव्य की संयुक्ता स्वयंवर नाम के खंड में उल्लेख है कि संयुक्ता पूर्व जन्म में रंभा नामक अप्सरा थी। तो याद रखना, संयुक्ता जो है पूर्व जन्म में कौन थी? रंभा नामक अप्सरा थी। कसी ऋषि के श्राप के कारण वह संयुक्ता के नाम से पृथ्वी पर अवतरित हुई। संयुक्ता जब यौवन को प्राप्त हुई, उस समय संपूर्ण भारत में पृथ्वीराज की वीरता की चर्चाएं हो रही थीं। संयुक्ता ने जब पृथ्वीराज की वीरता की कथा सुनी, तब वह पृथ्वीराज के प्रेम के पास में बंध गई। प्रेम शास्त्र में इस प्रकार की जो कन्याओं को मुग्धा कहा गया है। मुग्धा संयुक्ता के हृदय स्थल प्रेम के विषय में जब जयचंद को संज्ञान हुआ, तो वह अन्य राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए उद्यत हुआ, क्योंकि जयचंद और पृथ्वीराज के मध्य संबंध पैसमय पूर्ण थे। उसके बाद जयचंद ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के अंत में संयुक्ता के स्वयंवर की घोषणा कर दी। जो संयुक्ता के पिता थे स्वयंवर, उनको यह ज्ञात हो जाता है कि संयुक्ता जो है मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को मतलब जो है प्यार करती हैं, तो वह इसका मतलब संयुक्ता का विवाह करने के लिए एक स्वयंवर का आयोजन करते हैं। और उस स्वयंवर में जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाते, क्योंकि जो है इन दोनों के बीच में प्रारंभ से ही विवाद रहा है। और आगे हम देखते हैं, स्वयंवर के अवसर पर उसने संपूर्ण भारत के सभी राजाओं को निमंत्रण दिया, परंतु पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं दिया। पृथ्वीराज का इस प्रकार अपमान करने पर भी जयचंद संतुष्ट नहीं हुआ, अतः उसने लोहे से पृथ्वीराज की मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के स्थान पर प्रस्थापित कर दी। परंतु स्वयंवर के समय संयुक्ता ने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही वरमाला पहनाई। मतलब जयचंद क्या करते हैं, जब स्वयंवर का आयोजन करेंगे तो पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए वह उनको आमंत्रित नहीं करते, और द्वारपाल पर मतलब द्वार पर द्वारपाल के भेष में उनकी एक लोहे की मूर्ति लगवा देते हैं, लेकिन संयुक्ता उसी मूर्ति को माला पहना देती हैं। आगे हम पढ़ें, द्वार पर स्थित संयुक्ता जब पृथ्वीराज की मूर्ति को वरमाला पहना रही थी, उसी समय पृथ्वीराज ने प्रसाद महल में प्रवेश किया। पृथ्वीराज ने संयुक्ता को अश्व घोड़े के ऊपर बिठाया और दिल्ली चले गए। पृथ्वीराज 100 योद्धाओं के साथ कन्नौज पहुंचे और संयुक्ता के साथ भाग गए। उनके 2/3 योद्धाओं ने कन्नौज की सेना के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिससे उन्हें संयुक्ता के साथ दिल्ली भागने में मदद मिली। तो जो है पृथ्वीराज ने संयुक्ता से विवाह करने के लिए आक्रमण किया। इसमें काफ़ी सारे इनके योद्धा मारे जाते हैं, लेकिन यह संयुक्ता से को विवाह करके दिल्ली लाने में सफल हो जाते हैं। आगे है, दिल्ली में पृथ्वीराज अपनी नई पत्नी पर मोहित हो गए और अपना अधिकांश समय उनके साथ बिताने लगे। उन्होंने राज्य के मामलों को अनदेखा करना शुरू कर दिया। मतलब क्या होता है, पृथ्वीराज जब संयुक्ता से विवाह करके दिल्ली लेकर के आते हैं, तो वह अधिकांश समय संयुक्ता को देने लगते हैं, अपनी पत्नी को। तो उस टाइम क्या है, मोहम्मद गौरी का आक्रमण होगा, और तब जो है कवि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान को मतलब इस सब से बाहर निकालेंगे। दिल्ली में पृथ्वीराज अपनी नई पत्नी पर मोहित हो गए और अपना अधिकांश समय उनके साथ बिताने लगे। उन्होंने राज्य के मामलों को अनदेखा करना शुरू कर दिया। उस समय दिल्ली पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। पृथ्वीराज के राजकवि चंद्रवरदाई ने राजा को होश में लाने का काम किया। अब हम बात करें रेवा तट, माने रेवा नर्मदा नदी का प्राचीन नाम है, आप ये भी याद रखें। तो पृथ्वी और ये महत्वपूर्ण सर्ग है पृथ्वीराज रासो का।
पृथ्वीराज रासों में रेवा तट 27वां सर्ग है, जो पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गोरी के बीच माने यही मोहम्मद गोरी के बीच रेवा तट माने नर्मदा नदी के तट पर हुए संघर्ष का वर्णन करता है। यहाँ आपको याद रखना है, जो है रेवा तट 27वां सर्ग है। और यहाँ शहाबुद्दीन गोरी जो है मोहम्मद गोरी को ही आप समझ लीजिए। इस सर्ग में पृथ्वीराज चौहान जब रेवा तट पर आखेट के लिए जाते हैं तो गौरी आक्रमण करता है और उनकी सेना को अलग अलग करके पृथ्वीराज को पराजित करने का प्रयास करता है। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति चामुंडा राय होता है, जो देवगिरी को जीतने के बाद अपने राजा की प्रशंसा करता है। यहाँ आपको याद रखना है, वैसे तो शहाबुद्दीन गौरी हो सकता है मोहम्मद गौरी का दूसरा नाम हो या मोहम्मद गौरी का सेनापति हो। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो पृथ्वीराज चौहान है, इनके जो सेनापति थे यह चामुंडा राय थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आगे हम देखेंगे। चामुंडा राय पृथ्वीराज को बताता है कि रेवा माने नर्मदा नदी के किनारे ऐरावत हाथी के साथ साथ अन्य हाथी भी पाए जाते हैं। ये जो ऐरावत हाथी है यह इंद्र का हाथी है, ये भी आप याद रखें पौराणिक कथाओं में। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि देवताओं के वाहन पृथ्वी पर कैसे। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए चंद्रबरदाई कहते हैं कि हिमालय के पास बहुत बड़ा बट वृक्ष था। बट वृक्ष योजन तक फैला था। एक दिन हाथी जब इधर उधर घूम रहे थे और बट वृक्ष की शाखा तोड़ दी और ऋषि दुर्गतपा का आश्रम तहस नहस कर दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने हाथियों को श्राप दे दिया। इस कारण हाथी अपनी गति से कम हो गए। तब से मनुष्य हाथी को अपनी सवारी बनाता है। चंद्रबरदाई आगे बताते हैं कि अंग देश के एक वन में लोहिताक्ष सरोवर पर उन श्रापित हाथियों का झुंड खेला करता था। याद रखना, जो है एक वन में लोहिताक्ष सरोवर पर ये जो श्रापित हाथी थे उनका झुंड खेला करता था। उसी वन में पालकाव्य ऋषि रहते थे। उन्हें हाथियों से ज्यादा प्रेम था। पृथ्वीराज ने कवि से पूछा कि जो पालकाय ऋषि हैं उनका हाथियों से इतने प्रेम का कारण क्या था। तब कवि चंद्रबरदाई ने बताया कि एक बार ब्रह्म ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। यह सब देखकर देवता इंद्र डर गए और उनकी तपस्या को तोड़ने के लिए अप्सरा रंभा को उनके पास भेज दिया। ये रंभा वही है संयोगता का मतलब पूर्व जन्म कह सकते हैं, मतलब पुराना जन्म। ऋषि ने उनको हथनी होने का श्राप दे दिया और उस हथनी से पालकाय मुनि का जन्म हुआ। ये पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन है। ये हम देख ही चुके हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन के मैदान में 2 युद्ध हुए, 1191 और 1192 में। पहला युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें जो है आपका मोहम्मद गौरी हारा, लेकिन जो है इसको क्षमादान दे करके मतलब पृथ्वीराज छोड़ देते हैं। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। लेकिन कवि चंद्रबरदाई कुछ और ही लिखते हैं। लेकिन कवि चंद्रबरदाई लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया और उसे अपने साथ गजनी ले गया। वहां मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को अंधा करवा दिया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की आंखों पर पट्टी बांधकर तीरंदाजी करने की जो के लिए मशहूर थे, वह ध्वनि की आवाज़ को सुनकर सटीक निशाना लगा देते थे। ये हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। तो ये बात कवि चंद्रबरदाई किसको बताते हैं? मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी बड़ा उत्सुक हो जाता है इस चीज़ को देखने के लिए। तो यह निशाने की बात पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी को बताई। मोहम्मद गौरी भी इस प्रकार की तीरंदाजी को देखने के लिए लालायत हो उठा। और चंद्रबरदाई ये महत्वपूर्ण पंक्ति पढ़ते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है कि 4 बांस 24 गज अंगुली अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। मतलब कहने का ये है
कि जब जो है क्या कहते हैं, मोहम्मद गौरी जब ऊपर तख्त पर बैठे होते हैं और वो पृथ्वीराज चौहान की जो है तीरंदाजी को देखना चाहते हैं, तो उसी समय कवि चंद्रबरदाई उनकी दूरी डिस्टेंस बताते हैं कि 4 बांस 24 गज, माने सुल्तान कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, 4 बांस के बराबर और 24 गज के बराबर। अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो बताया जाता है कि जो है पृथ्वीराज चौहान ने इस दूरी को लक्ष्य करके, मतलब जो है, और शब्दों को लक्ष्य करके निशाना लगाया और वहाँ मोहम्मद गौरी माना जाता है। प्रदर्शन के दौरान पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी की आवाज़ की दिशा में तीर चलाया और उसे मार डाला। कुछ समय पश्चात पृथ्वीराज चौहान की भी मृत्यु हो गई। तो साथियों, ये था पृथ्वीराज रासो महाकाव्य। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको प्राप्त हो सके। काफ़ी मेहनत करके हमने आपके लिए यह वीडियो बनाया था। इसमें अधिकांश महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया था, और अगर आपको ये बहुत अच्छे से शायद समझ में आया होगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं इसमें हमें क्या कुछ परिवर्तन करना चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।